नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। जी हाँ, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ही अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुरंग, सुगंध आदि। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पौधों एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हम जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को देखेंगे। दोस्तों, सभी जंतुओं में मुख्य रूप से नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। आप याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। ग्राही क्या होता है? तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्राही कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। दोस्तों, ज्ञानेंद्रियाँ मुख्य रूप से 5 होते हैं: कान, आँख, त्वचा, नाक और एक होता है जीभ। अब हम इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे। कान का दोस्तों क्या काम होता है? तो सुनना, शरीर को संतुलन किए रहना। अगला पॉइंट देखते हैं। आँख दोस्तों यह प्रकाश के ग्राही को महसूस कर लेता है, यानी कि प्रकाश को महसूस करता है। और देखना, आँख का क्या कार्य होता है? तो ये देखता भी है। अगला पॉइंट है त्वचा, तापग्राही, यानी कि ताप को महसूस करता है। त्वचा गर्म एवं ठंडा की अनुभूति भी करता है। स्पर्श दोस्तों, अगर कोई इस त्वचा को स्पर्श करता है तो वो भी यह महसूस कर लेता है। नाक दोस्तों यह घ्राणग्राही को नियंत्रित करता है और गंध को भी पता लगाता है, गंध का पता लगाता है। जीभ में देख लेते हैं। रस संवेदी ग्राही दोस्तों यह रस का पता लगाता है और यह स्वाद का भी पता लगाता है। अब आइए तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तंत्रिका कोशिका यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका दोस्तों यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र को फिगर को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं इसे भी। द्रुमिका दोस्तों यह कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना होती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यह द्रुमिका कोशिका काय से निकली है और इसकी संरचना कैसी है? तो धागे जैसी है जो सूचना को प्राप्त कर लेती है। हाँ दोस्तों, यह सूचना को प्राप्त कर लेती है। कौन प्राप्त कर लेती है? तो द्रुमिका यह सूचना को प्राप्त कर लेती है। इधर आप देखेंगे तो केंद्रक दिया गया है और इधर नीचे देखेंगे तो कोशिका काय दिया गया है। कोशिका काय दोस्तों यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यह इसका कार्य दोस्तों प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है। जो यह द्रुमिका यहाँ पर सूचना प्राप्त करती है, इसी सूचना को कोशिका काय विद्युत आवेग के रूप में क्या करती है? चलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं।
तंत्रिकाज, जिसे एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। यह क्या करता है दोस्तों? इसका कार्य सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाना इस तंत्रिकाज या एक्सॉन का कार्य है। अब देख लेते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो दोस्तों, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुविका के मध्य रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है जिससे कि यह आगे भी संचरित हो सके। यहाँ तंत्रिका तंत्र के ध्रुविका के मध्य रिक्त स्थान होता है जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है जिससे कि यह आगे भी संचरित हो सके। तो हम लोगों ने ध्रुविका, कोशिका काय, तंत्रिकाज और तंत्रिका के अंतिम सिरे के बारे में समझ लिया। अब आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका के भाग। ध्रुविका दोस्तों, फिर से यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं। जो चित्र के माध्यम से हम लोगों ने समझा था वही यहाँ पर भी दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। ध्रुविका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना को प्राप्त कर लेती हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में भी बताया था, तंत्रिका तंत्र के जो सूचना को प्राप्त कर लेती है। कौन सूचना को प्राप्त कर लेती है? तो ध्रुविकाएं। आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कोशिका काय। कोशिका काय यह प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है। किसके रूप में चलाती है? तो विद्युत आवेग के रूप में चलाती है। कौन चलाता है? कोशिका काय चलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं तंत्रिकाज, जिसे एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो तंत्रिकाज यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अंतर्गर्थन, जिसे सिनेप्स। दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा है, उसी को सिनेप्स या अंतर्गर्थन के नाम से भी हम जानते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के ध्रुविका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदल दिया जाता है जिससे कि यह आगे भी संचरित हो सके। अब हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया को। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जी हाँ, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटाना कौन सा क्रिया हुआ? तो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। अब हम प्रतिवर्ती चाप के बारे में भी जान लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जी हाँ, उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से जुड़े हुए दोस्तों दो अंग होते हैं, ग्राही अंग जिसे त्वचा भी कहते हैं और कार्यकर अंग जिसे पेशी के नाम से भी जानते हैं। पेशी अंग ही कार्यकर अंग होते हैं। तो देखते हैं त्वचा, यह उद्दीपन ऊष्मा यानी कि उद्दीपन ऊष्मा का अनुभव कहाँ होता है? तो त्वचा पर होता है। अनुक्रिया कार्यकर अंग में दोस्तों देख लेते हैं। अब अनुक्रिया हाथ पीछे हटाना यानी कि जब गर्म पानी से हाथ जलता है तो हाथ का पीछे हटाना, यह किसके द्वारा हुआ? तो यह कार्यकर अंग यानी कि पेशियों के द्वारा हुआ। अब हम अनुक्रिया के बारे में भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, यह 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। यह कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया में देख लेते हैं, यह अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, बोलना, लिखना आदि जैसे क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया दोस्तों मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, श्वसन, दिल का धड़कना, रक्त संचरण इत्यादि जैसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना,
यह क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों? तो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब हम प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता को भी जान लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्द ही होती है। जी हाँ, यह क्रिया किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो मेरुरज्जु द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि जल्द ही होती है। मानव तंत्रिका तंत्र यहाँ पे दिया गया है। मानव तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट देते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपाल तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका आते हैं। अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क सभी प्रक्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। जी हाँ, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को देखते हैं दोस्तों। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। इसके कार्य को अब देख लेते हैं। मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा भाग है? तो यही अग्र मस्तिष्क है। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? तो यही अग्र मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूचनाओं को याद रखना। सूचनाओं को याद रखता है कौन रखता है? तो अग्र मस्तिष्क ही रखता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना किसका कार्य होता है? तो अग्र मस्तिष्क का ही कार्य होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भूख से संबंधित केंद्र। भूख से संबंधित केंद्र किसका कार्य होता है दोस्तों? तो ये भी अग्र मस्तिष्क का ही कार्य होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत देखते हैं। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन को नियंत्रित करता है, सिर, गर्दन आदि के प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। यही सब इसके कार्य होते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पश्च मस्तिष्क। इसके भी 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेंडुला और पोन्स। यही 3 भाग हैं। अनुमस्तिष्क यह शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि करना ही अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, पेन उठाना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मेंडुला। मेंडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रित, जैसे रक्तचाप, वमन आदि का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पोन्स। पोन्स दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण आदि जैसे क्रियाएं कौन करता है? तो पोन्स, यही पोन्स करता है। अब हम मस्तिष्क के फिगर को समझ लेते हैं। इधर दिया गया है अग्र मस्तिष्क, इधर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर मध्य मस्तिष्क और यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क दिया गया है। तो देखते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यह दोस्तों मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कपाल। कपाल दोस्तों यहाँ पर यह खोपड़ी होता है। कपाल क्या होता है? यह खोपड़ी होता है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण, जिसे हम कपाल या खोपड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का हड्डियों का बॉक्स होता है, जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह दोस्तों मस्तिष्क के मध्य में उपस्थित होता है, मध्य मस्तिष्क। या अब आगे देखते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु दोस्तों यह पश्च मस्तिष्क से निकला होता है मेरुरज्जु, और इसी से रीढ़ की हड्डी भी जुड़ी होती है। यहाँ पर दोस्तों हम पश्च मस्तिष्क के बारे में कुछ देख लेते हैं, जो कि दिया गया है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके अंतर्गत आते हैं? यह सभी के सभी पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मस्तिष्क के भागों को समझ लिए होंगे।
अब हम मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के सुरक्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। जी हाँ दोस्तों, तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। यह बाहरी आघातों से रक्षा का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो यही तरल पूरित गुब्बारे होती है ना, इसमें वही बाहरी आघातों से रक्षा का प्रदान कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था मेरुरज्जु से रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है और यही रीढ़ की हड्डी इस मेरुरज्जु को रक्षा प्रदान करती है। अब हम तंत्रिका ऊतक एवं पेशीय ऊतक के बीच समन्वय को देखेंगे। उद्दीपन दोस्तों ज्ञानेंद्रियों में होती है और यहाँ से यह संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में चला जाता है और यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सूचना प्राप्त कर निर्णय करता है और यहाँ से यह अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रेरक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से यह पेशीय ऊतक में भेज दिया जाता है। पेशीय ऊतक यहाँ पर दोस्तों यह कार्यरत हो जाता है और यहाँ से पेशीय ऊतक से फिर पेशीय संकुचन हो जाता है, यानी कि अनुक्रिया हो जाती है। ऐसा चलता रहता है, आप इसे याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। इसमें हम जानेंगे विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से क्या है? तो जुड़े हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी के क्रम में, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। जी हाँ दोस्तों, यह अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए क्या लेती है? तो समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता। कोशिका क्या नहीं कर सकता? तो लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता। इसे आप याद रखेंगे। रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग क्या हुआ? शुरू हुआ। आगे देखते हैं, पौधों में समन्वय, पौधों में गति। पहला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, तथा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वृद्धि पर निर्भर गति। अब हम उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि पर निर्भर न होना, जी हाँ दोस्तों, वृद्धि पर निर्भर न होना। आगे देखते हैं, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल सिकुड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिससे क्या होता है? कोशिका फूल सिकुड़ जाती है। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां का सिकुड़ना। छुई मुई के पौधों की पत्तियों का सिकुड़ना एग्जाम्पल के तौर पर है, इसे आप समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट दिया गया है, वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गति या उद्दीपन के कारण होती हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ क्या होता है? लिपट जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रतान के बारे में जान लेते हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ क्या होता है? लिपट जाती हैं। आगे देखते हैं, प्रकाशानुवर्तन में देखते हैं प्रकाश की तरफ गति होता है। प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की तरफ गति होता है। गुरुत्वानुवर्तन में देख लेते हैं पृथ्वी की तरफ या दूर गति होता है। किसमें? गुरुत्वानुवर्तन में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रसायनानुवर्तन में प्रागनली या अंडाशय की तरफ क्या होता है? गति होता है। रसायनानुवर्तन में प्रागनली या अंडाशय की तरफ गति होता है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, जलानुवर्तन में पानी की तरफ जड़ों की गति होता है। अब हम पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। ये वो रसायन हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन है दोस्तों, कौन कौन देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया है ऑक्सिन। ऑक्सिन ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। प्रकाशनुवर्तन का कार्य में सहायक करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन दोस्तों तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन किसमें सहायक होता है? तो तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये हार्मोन कोशिका विभाजन तीव्र गति से करता है। कोशिका का विभाजन क्या करता है? तीव्र कर देता है यह हार्मोन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन फल एवं बीज में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं वृद्धि संदमन में यह सहायक होता है। पत्तियों का मुरझाना इसी हार्मोन के कारण होता है। तनाव हार्मोन भी इसी हार्मोन के कारण होता है। अब हम जंतु हार्मोन के बारे में भी जान लेते हैं। हार्मोन ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हार्मोन कहलाते हैं। और अब हम हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है थायरॉक्सिन, जो कि हार्मोन है दोस्तों। और इस वाले कॉलम में क्या दिया गया है? ग्रंथि को दिया गया है। इस वाले कॉलम में स्थान, इस वाले कॉलम में कार्य को दिया गया है। इन हार्मोन के कार्यों को दिया गया है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, पहला पॉइंट को देख लेते हैं। यह अवंटु ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अवंटु ग्रंथि से। यह गर्दन में स्थित होता है दोस्तों। यह किस में स्थित होता है? तो यह गर्दन में स्थित होता है, अवंटु ग्रंथि। और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना ही इसका कार्य होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। अगला पॉइंट देख लेते हैं वृद्धि हार्मोन दोस्तों यह पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में होता है। और यह वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। कौन करता है नियंत्रण दोस्तों? तो यही पीयूष ग्रंथि। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं एड्रीनलिन हार्मोन यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अधिवृक्क से स्रावित होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, वृक्क के ऊपर ही अधिवृक्क मौजूद होता है। यह बीपी, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करता है। आपातकाल में दोस्तों यह आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं इंसुलिन हार्मोन यह स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। जी हाँ दोस्तों, यह अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होता है। और यह उदर के नीचे पाया जाता है। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? तो उदर के नीचे पाया जाता है। और यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो यही इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं लिंग हार्मोन यह वृषण या अंडाशय में पाया जाता है। और यह पेट का निचला हिस्सा में उपस्थित होता है। वृषण या अंडाशय कहाँ उपस्थित होते हैं? तो पेट का निचला हिस्सा में यह उपस्थित होते हैं। और यह यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन को नियंत्रित करता है। आप इन बिंदुओं को याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और अब आगे आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, इसके बारे में भी जानेंगे। औटू ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। औटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः औटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता क्या होती है? आयोडीन की आवश्यकता दोस्तों होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गायटर बीमारी भी कहते हैं, जिसे गायटर बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मधुमेह या डायबिटीज रोग। मधुमेह या डायबिटीज के बारे में जानते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? तो रक्त में बढ़ जाता है।
और अब हम कारण के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों मधुमेह रोग हो जाता है। तो देखते हैं, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यह रोग दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन की स्राव के कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और जब यही इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पुनः निदान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन इस डायबिटीज या मधुमेह रोग से निदान पाने का यही एक उपाय है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाइए और इससे निदान पाइए। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पुनर्भरण क्रिया विधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि हार्मोन का सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के तौर पर हम रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।